A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching Parcham. आज हमें 10th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स करने हैं डिस्कस। दिन के बच्चों के हैं 12 और चलिए जुड़ जाइए सब। जिनको भी नहीं पता, रोज हमारा जो डेली सीए सेशन है दिन में 12 बजे कंडक्ट होता है। जो बच्चे इस समय नहीं देख सकते वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको बाद में देख सकते हैं। सेशन प्रीमियर किया जाता है लाइव चैट में। इस समय मैं मौजूद होती हूँ आपके क्वेरीज को आंसर करने के लिए, लेकिन ये सेशन आप अगले दिन सुबह, सेम डे, रात में, शाम में, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन वॉच इट, राइट। चलिए, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आज यानी 10 अप्रैल 2024 को कौन सी तिथि पड़ रही है? अभी चैत्र महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, यानी जो मून है वो बढ़ते हुए फेज में है और आज द्वितीय है, राइट। और कल हिंदुस्तान में यानी इंडिया के अंदर ईद सेलिब्रेट की जाएगी और आज है चेटी चंड। तो जितने भी सिंधी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मेरी तरफ से चेटी चंड जू लख लख वाधायूं। ओके, सो विक्रमी संवत 2081 लग चुका है। कल नया साल हमने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे शुरुआत। जो कल का सेशन था, जाते जाते क्वेश्चन आपसे किया था, लेट अस फटाफट से डिस्कस इसका आंसर। सोलर एक्लिप्स कब होता है? सूर्य ग्रहण के बारे में कल हमने डिटेल में बातचीत की थी। टोटल सोलर एक्लिप्स के बारे में बात की थी। नॉर्थ अमेरिका के एरियाज में देखा गया, क्यों होता है, कैसे होता है, सारा हमने स्टैटिक डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या होता है? सोलर एक्लिप्स कब होता है? न्यू मून, नया चांद, जो बिल्कुल पतला वाला मून जो हम बोलते हैं ना, क्रिसेंट, उस समय सोलर एक्लिप्सेस ऑब्जर्व किए जाते हैं, राइट। अच्छा, ये जो सीए सेशंस हम पढ़ते हैं ना, इनमें हम सिर्फ करंट नहीं, करंट से रिलेटेड स्टैटिक इन्फो भी करते चलते हैं। नए बच्चों को मैं बता दूं, सो ये सेशन आपके दोनों पर्पसेस सॉल्व कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी स्टैटिक इन्फो भी आप गेन करते हो, करंट तो हम कर ही रहे हैं। सेशन के दौरान मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन किया था, ज़्यादा क्वेश्चंस अभी मैं नहीं कर रही हूँ। सो रैंडमली मैंने रिस्पॉन्स पिक किया है। आई डोंट नो द नेम बट द @ चाइल्ड ऑफ गॉड, इनका रिस्पॉन्स मैंने पिक किया। सो मैंने आपसे पूछा था सन में कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। सन में अगर हम इनर लेयर्स, आउटर लेयर्स, एटमॉस्फेयर सब मिला लें तो कितनी लेयर्स होती हैं? सो देयर आर 7 लेयर्स। अगर हम नासा का लेटेस्ट जो डेटा है वो उठा करके देखेंगे, कुछ बच्चों ने 6 आंसर किया है, कुछ ने 7 आंसर किया है। डिफरेंस आया है ट्रांजिशन जोन को लेकर के। सम स्टूडेंट्स हैव रिटन कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन। ये सब ने बताया है कि 3 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर्स, आउटर लेयर्स में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना सब ने बताया है। ये ट्रांजिशन रीजन जो होता है इसको भी लेयर कंसिडर करता है नासा। ये कुछ बच्चों ने नहीं लिखा, बाकी एवरीबडी हैज आंसर्ड इट राइट। सो 7 वुड बी द राइट आंसर। अब जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको कोर देखने को मिल रहा है। दिस इज योर रेडिएटिव जोन, जहाँ रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी यहाँ बनती है फ्यूजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना रहे होते हैं, वही रेडिएट होकर के बाहर की तरफ जाती है। इसके बाहर आता है कन्वेक्शन जोन, जहाँ कन्वेक्टिव करंट्स वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे ये वाली लाइन, दिस इज योर फोटोस्फेयर, विजिबल लेयर ऑफ द मून, जो हमको सन जो हमको दिखती है ना, वो फोटोस्फेयर है। उसके बाहर अगर आप देखेंगे दिस इज क्रोमोस्फेयर, ओके। क्रोमोस्फेयर और ये आउटर मोस्ट कोरोना के बीच में ये ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। सो ये सारी 7 लेयर्स हैं सन की। यही मैंने, ताकि आप और डिटेल में पढ़ना चाहो सन की लेयर्स, आई हैव पुट द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। कोर जहाँ पे फ्यूजन होगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी। रेडिएटिव जोन जहाँ रेडिएशन से एनर्जी कोर की बाहर की तरफ ट्रांसफर होगी। कन्वेक्टिव जोन्स जहाँ ग्रेन्यूल्स और सुपर ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, कन्वेक्टिव करंट्स चलते हैं, वही एनर्जी को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। आउटर जो पार्ट है सन का, वो उसमें फोटोस्फेयर आता है जो विजिबल होता है। क्रोमोस्फेयर आता है जहाँ टेम्परेचर एकदम से राइज होता है, जहाँ 6000 समथिंग था वो 20,000 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ट्रांजिशन जोन जो क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच में ट्रांजिशन, टेम्परेचर ट्रांजिशनिंग का काम करता है। और सबसे आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर जो है सन का, या लेयर जिसे हम कहेंगे, वो कोरोना है। और जब टोटल एक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो सिर्फ आउटर मोस्ट कोरोना ही विजिबल होता है, ठीक है जी। ये हो गया कल तक की बात। अब आज के सेशन पे मूव ऑन करते हैं। आज जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं करंट एंड स्टैटिक, वो अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको मिलता है डेली, हिंदी और इंग्लिश में, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। परचम ऐप पे चले जाइए, वहाँ स्टोर में फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो परचम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मिल जाएगा। लाइव चैट में आपको लिंक पिन करके दे दिया जाता है, आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। अगर टेलीग्राम से ओपन नहीं हो रहा है, कई बार चैलेंजेस हैं टेलीग्राम के अपने, तो आप परचम ऐप पे जा सकते हो। मंथली सवाल ई बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है परचम classes.in पे।
पूरे महीने की मैगजीन है ये, ई मैगजीन, ठीक है। तो जो भी कुछ करंट अफेयर आप पढ़ते हो विद स्टैटिक पोर्शन कैटेगरी वाइज अप टू डेट जमा हुआ आपको इस मैगजीन में मिल जाता है, हर महीने की अवेलेबल हो जाती है। और सवाल ई बुक भी आज आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये क्या है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर न्यूज़ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के 150 एमसीक्यूज हम लेते हैं और उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी डाले जाते हैं। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रिविजन के काम भी आती है, प्रैक्टिस के काम भी आती है, जो बच्चे एमसीक्यू से पढ़ते हैं उनके काम आती है। इंडिविजुअल आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आपको इनके सब्सक्रिप्शन चाहिए तो सवाल का सब्सक्रिप्शन भी ऐप पे मिलेगा, सीए सब्सक्रिप्शन भी है, पीडीएफ बैंक सब्सक्रिप्शन भी है। प्लीज़ गो एंड चेक आउट परचम ऐप। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। पीडीएफ अगर कोई ली है या कोई कोर्स लिया है, दिक्कत आ रही है, मेल किया कीजिए, ओके। ऐप चैट में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। चलो 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ अप्रैल यानी आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। मीठी मीठी गोलियां होती है ना होम्योपैथी की, छोटी छोटी सी। सो इमेजिन कीजिए आप गए हो, बीमारी, मेरी खांसी है फॉर एग्जांपल, है ना, बहुत दिन हो गए ठीक नहीं हो रही। अब मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर ने मुझे 10 मीठी मीठी गोलियां दे दी और मैं घर आई हूँ और मे बी मेरे हस्बैंड या मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं, फूल बना दिया तुमको, ये 10 गोली रोज़ मीठी मीठी गोलियाँ खाने से थोड़ी ठीक हो जाओगे। याद करने का टेक्निक दे रही हूँ, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कैसे याद रखेंगे। आपने होम्योपैथी की 10 मीठी मीठी गोली खाई है और लोग बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं, ये तो फूल बनाने वाली बात हो गई है, इनसे थोड़ी ठीक होते हैं, जबकि होम्योपैथी कुछ लोग कहते हैं बहुत इफेक्टिव होती है। सो 10th ऑफ अप्रैल को आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, डॉक्टर सैमुअल हानमैन को याद करते हुए, क्योंकि इनको फादर ऑफ होम्योपैथी माना जाता है। जो मॉडर्न डे में हम होम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे जो इंसान है रिस्पॉन्सिबल, वो है डॉक्टर सैमुअल हानमैन। सो 10th अप्रैल को वन होम्योपैथी डे आता है। बर्थ एनिवर्सरी होती है होम्योपैथी के फाउंडर की, फादर की। और 19th सेंचुरी में इनके जो पूरे एक्सटेंसिव वर्क इन्होंने किए थे उसकी वजह से होम्योपैथी बहुत पॉपुलराइज हुई थी। लेकिन अगर इसका ओरिजिन ट्रेस करोगे आप 5th सेंचुरी में, तो जो फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते थे हिपोक्रेटिस भी बोलते हैं, वो उन्होंने शुरुआत की थी बिल्कुल ओरिजिनली होम्योपैथी की। लेकिन जिन्होंने पॉपुलराइज किया है या जिनको आज हम फादर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं वो हानमैन है। थीम क्या है जी इस बार की, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ओके, सो इंडिया के अंदर भी जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसको ऑब्जर्व करती है। थीम वहीं पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी गवर्नमेंट की, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं एक अपॉइंटमेंट की तरफ, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। मनोज पांडा इज न्यू मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो मनोज पांडा जी 16वें वित्त आयोग के नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं, फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में कितना कितना टैक्सेस, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना टैक्सेस से, वो कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेंटर को कितना जाना चाहिए, स्टेट को कितना जाना चाहिए, ये सारे रिकमेंडेशन देने के काम कौन करता है। और उसमें भी अलग अलग जगहों, अलग अलग एरियाज में कितना कितना फंड जाना चाहिए, ये सारे रिकमेंडेशन वित्त आयोग देता है, ठीक है। और हर 5 साल के लिए वित्त आयोग को गठित किया जाता है नॉर्मली। सो ऑलरेडी 3 फुल टाइम मेंबर और 1 पार्ट टाइम मेंबर इस 16th फाइनेंस कमीशन में अपॉइंट किए गए थे और चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए थे। कौन है भाई चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन के, राइट डाउन, लाइव चैट में हो तो लिखो फटाफट। सो फुल टाइम मेंबर के तौर पे मनोज पांडा जी आए हैं। इनके पहले फुल टाइम मेंबर अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष जी और 1 पार्ट टाइम मेंबर हैं सौम्य कांति घोष। और अब एक और फुल टाइम मेंबर कौन आ गए हैं, पांडा जी आ गए हैं, मनोज पांडा, राइट। कौन है चेयरमैन अभी, श्री अरविंद पनगड़िया जी। ये 16वें वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन के नए चेयरमैन बनाए गए थे। दिसंबर के टाइम में ही ये जो 16th फाइनेंस कमीशन थी इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 दिसंबर 2023 में, और चेयरमैन बनाया गया था अरविंद पनगड़िया जी को। सो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसको कौन से ड्यूरेशन के लिए लाया गया है, 1 अप्रैल 2026 से ये अपना 5 साल का कार्यभार संभालेगी। और इनको अपनी जो पहली रिकमेंडेशन है, सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, और पहली जो आपको रिकमेंडेशन देनी है फिनांसेस से रिलेटेड वो 31 अक्टूबर 2025 को देनी है, ठीक है। फिनांस कमीशन का जो गठन किया जाता है वो कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, सो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। नंबर 1, फिनांस कमीशन जो है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, किनके पास है पावर,
प्रेसिडेंट के पास है। कौन सा आर्टिकल है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेगा? आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो आर्टिकल 280 है जो बोलता है दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द कॉन्स्टिट्यूट द फिनेंस कमीशन, और मेनली जो इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो टैक्स रेवेन्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, सो अरविंद पनगड़िया जी थे और अब चेयरमैन, और अब टोटल 4 फुल टाइम मेंबर्स हो चुके हैं, झा, मैथ्यू, राजाध्यक्ष और पांडा जी, और एक पार्ट टाइम मेंबर है घोष। आगे बढ़ें? आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा कुछ और बताएंगे। ये तो 16 फाइनेंस कमीशन हुई। इससे पहले जो फाइनेंस कमीशन थी यानी 15 फाइनेंस कमीशन, उसका भी देख लीजिएगा। सो 15 फाइनेंस कमीशन नवंबर 27 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। कौन चेयरमैन थे? एनके सिंह थे, एनके सिंह। और ये वाली जो 15 फाइनेंस कमीशन थी, इसने 2021-22 से 25-26 तक का टाइम ड्यूरेशन में अपने रिकमेंडेशन देने, फिर 26 से 16 वाली टेक ओवर कर लेगी। गॉट इट? चलो, थोड़े दिनों पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, वेनेजुएला से एक व्यक्ति थे जिनको ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का खिताब था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से, उनका निधन हो गया था, रिमेंबर? सो उनका नाम जुआन विंसेंट पेरेज, याद है ये न्यूज़? 114 ईयर्स के वेनेजुएला के थे। अब सबसे ओल्डेस्ट पर्सन तो खत्म, मतलब पास ऑन हो गए, राइट? ही इज़ नो मोर। सो उनकी जगह अब एक और ओल्डेस्ट पर्सन को खिताब मिला है, 111 ईयर ओल्ड जॉन एल्फ्रेड टिनसवुड। बहुत मेजर न्यूज़ नहीं होती है ये, वन पॉइंटर जैसी न्यूज़ होती है, एक बार ध्यान में रख लिया करो। वनडे एग्जाम में पर्टिकुलरली इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, बाकी स्टेट लेवल, सिविल, इन सब में नहीं पूछे जाएंगे। सो 111 ईयर ओल्ड जॉन एल्फ्रेड टिनसवुड थोड़ा अलग सा है ना, इससे याद रख सकते हो, फ्रॉम इंग्लैंड। ये अब वर्ल्ड के सबसे उम्र दराज व्यक्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से बन चुके हैं। इंग्लैंड के हैं टिनसवुड, 111 साल के। देन अच्छा, यहीं पे एक कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, मैम जापान के भी कोई व्यक्ति थे? तो हाँ जी, जापान के एक व्यक्ति थे 112 ईयर्स के, लेकिन उनका मार्च एंड में ही निधन हो गया, तो इसलिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, सो जापान से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, ओल्डेस्ट में अभी रिसेंट मोस्ट। एक और अपॉइंटमेंट देखते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज सबसे दिग्गज पोजीशन नहीं है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने क्यों लिया अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। आईपीएस ऑफिसर लव कुमार, किन की बात हो रही है? लव कुमार जी की बात हो रही है। ही इज अपॉइंटेड इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन क्या है? डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल का अगर अपॉइंटमेंट होता तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन ये इंस्पेक्टर जनरल का है। इंस्पेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट एग्जाम के लिहाज से बहुत क्रिटिकल नहीं है, लेकिन मुझे आपको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में बताना था, इसलिए न्यूज़ मैंने ले ली। और एक बार के लिए ध्यान रख लीजिए, बहुत यूनिक सा नेम है, लव कुमार, याद रह भी जाएगा। सो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या है? हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं और उनका परिवार है, उनको सिक्योरिटी देने का जो जिम्मा है वो किसके पास होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होता है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनको भी 1 साल तक, जब वो पदभार छोड़ते हैं यानी अपनी पोजीशन से हटते हैं, तो 1 ईयर तक उनको और उनके परिवार को भी जो सिक्योरिटी देते हैं वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था 1985 में, जिस साल मैं पैदा हुई। हाँ, सबको पता है ना अब तो। सो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, तो अगले ही साल 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को बना दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, सो एक एलीट फोर्स है, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली को प्रोटेक्शन देती है। 1985 में शुरू किया गया था। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 के तहत ये गवर्न होती है। ठीक है, सो लव कुमार जी आईजी बने। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, बताइए एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल कौन है? ठीक है, पहला क्वेश्चन, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एवरीबडी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सैड डिमाइस है। सो तेलंगाना के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, तेलंगाना में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और वहाँ के वो डायरेक्टर जनरल हैं विजिलेंस और एनफोर्समेंट के। तेलंगाना में विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, और उनका निधन हो गया है बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक की वजह से। बस इतना सा हमको न्यूज़ ध्यान रखना है। और अगेन बहुत सुपीरियरली मेजर कैटेगरी के अंदर न्यूज़ नहीं है, एक बार पढ़ने जैसी न्यूज़ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक और अपॉइंटमेंट है। एयर इंडिया ने अपॉइंट किया है जयराज शनमुगम को। किसको? जयराज शनमुगम। और इनको अपॉइंट किया है ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस हेड। ऑपरेशंस हेड होते हैं ना जो सारा ऑपरेशंस वर्क देखते हैं, और बैक ऑफिस बोल दीजिए, आम भाषा में हम ऐसा बोलते हैं, बैक ऑफिस नहीं होता, ऑपरेशंस वर्क यानी सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलें, ढंग से चलें, उसको ऑपरेशंस कहा जाता है। सो ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस हेड शनमुगम
षणमुगम जी को, ताकि जो इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं वो शट डाउन नहीं हो जाए, ऐसे कुछ ध्यान रख सकते हो। तो जयराज षणमुगम जी ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस हेड बने हैं एयर इंडिया के। वन लाइनर न्यूज़ है। ओके, सो वन लाइनर न्यूज़ हो गई। अब थोड़े समझने वाली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और पहला एक जो न्यूज़ आ रही है वो एक वर्डिक्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। उस वर्डिक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट पास ऑन की कि कन्यादान इज नॉट एसेंशियल सेरेमनी फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। ओके, और इससे रिलेटेड अब हम थोड़ा देख लेते हैं। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक प्ली लगाई गई, एक केस चल रहा था हस्बैंड वाइफ का। तो इन लॉज ने कुछ चार्जेस लगाए थे हस्बैंड के ऊपर। हस्बैंड ने ये बोल दिया कि भाई हमारी तो शादी के अंदर कन्यादान हुआ ही नहीं था, सिर्फ फेरे वगैरह हुए थे, कन्यादान तो किया ही नहीं, तो मेरे लिए तो ये मैरिज खारिज है, ठीक है, तो मैं जो भी आप बोल रहे हो उन चार्जेस को नहीं मानता हूँ। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला था कि भाई कन्यादान न होना या कन्यादान होना रादर किसी भी मैरिज का एज पर हिंदू मैरिज एक्ट कोई ऐसा मैंडेटरी थिंग नहीं है कि वो होगा तभी मैरिज मानी जाएगी होना। इंपॉर्टेंट क्या है, सप्तपदी जो 7 फेरे होते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक फाइनल स्टेटमेंट के तौर पे आ जाते हैं कि हाँ भाई 7वां फेरा हो गया, यानी शादी हो चुकी है। कन्यादान नहीं हुआ या हुआ, इससे शादी का कोई लेना देना नहीं है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो चलिए, कन्यादान नॉन इसेंशियल इन हिंदू मैरिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। ओके, सो अ बेंच ऑफ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी, इन्होंने क्लेरिफाई किया कि अगर शादी सोलमनाइज हुई है या नहीं हुई है, या हो गई है या नहीं हो गई है, उसमें कन्यादान का कोई रोल नहीं है। सप्तपदी दैट इज 7 स्टेप्स और 7 फेराज आर फंडामेंटल रिचुअल एज पर सेक्शन 7। कौन सा सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 7 बोलता है कि जो सप्तपदी है वो डिसाइड करता है मैरिज हुई है या नहीं हुई है। कन्यादान हैज गॉट नथिंग, कन्यादान मेंशन भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट देख लें थोड़ी सी फटाफट से। जो भी हिंदू कपल हैं अब यहाँ पे हिंदू जब मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ हिंदूज नहीं आते हैं, हिंदू में बुद्धिस्ट भी आएंगे, जैन कम्युनिटीज़ भी आएगी, सिख भी आएगी। अब आप बोलोगे ये कैसे मैम, ये ऐसे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 25(2)(b ये बोलता है कि जब हम शादी की बात करें या कुछ राइट्स की बात करें, जैसे कि मल्टीपल विवाह वाला कॉन्सेप्ट है, तो हिंदू टर्म जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ और रिलीजन को भी उसके एम्बिट में, उसके दायरे में मानते हैं। जैसे कि सिख को मानेंगे, जैन को मानेंगे, बुद्धिस्ट को मानेंगे, मुस्लिम इसमें नहीं आते हैं बिकॉज उनके अलग थोड़े नियम कायदे चलते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे भी मैट्रिमोनी जो हिंदू कपल की है वो गवर्न है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, और साथ ही साथ इसमें सिख, बुद्धिस्ट और जैन कम्युनिटी भी है, यानी इन कम्युनिटीज़ में भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नियम ही लागू होते हैं। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो, सो अब इसमें जो मेन कंडीशंस है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में वो ये है कि भाई आपका ऑलरेडी कोई हस्बैंड या वाइफ जिंदा नहीं होना चाहिए अगर आप शादी कर रहे हो तो, नंबर 1। दूसरा, दो लोग शादी कर रहे हैं वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होने चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि वो शादी कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकैपेसिटेटेड हैं, कंसेंट देने लायक ही नहीं है और उनकी आप शादी करवा रहे हो। एज से रिलेटेड एक प्रावधान है, मेन शुड बी 21 ईयर्स, विमेन शुड बी 18 ईयर्स मिनिमम। ओके, तो ये कुछ प्रावधान हैं जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लिस्टेड है। सापिंडा का भी है कि भाई आप सापिंड नहीं होने चाहिए, एक ही लीनियज से निकले हुए नहीं होने चाहिए। चलो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो संगीत नाटक अकादमी है, अभी क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो वो अलग अलग जो शक्तिपीठ हैं, भारत में कितने शक्तिपीठ हैं पूछूं, मैंने शायद इसमें लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, आप लिखो, लाइव चैट वाले बच्चे तो एटलीस्ट लिखो, भारत में कितने शक्तिपीठ हैं। तो एक शक्ति महोत्सव ऑर्गेनाइज करेगा, कौन कर रहा है, संगीत नाटक अकादमी कर रहा है, और 9 से 17 अप्रैल टोटल 7 शक्तिपीठों पे और इनके प्रोग्राम्स होंगे। अगेन बहुत मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन शक्तिपीठ का थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने ये ले ली है। संगीत नाटक अकादमी टू ऑर्गेनाइज शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। कितने शक्तिपीठों पे, 7 डिफरेंट शक्तिपीठ। शक्तिपीठ यानी देवी के मंदिर। शिव और शक्ति की कहानी पता है, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगी कि जब सती, शिव और सती जो बाद में जाकर के पार्वती के रूप में जन्मी थी, तो सती कैसे कहे, उन्होंने
अग्नि के अंदर अपने प्राण दे दिए थे, राइट। तो शिव जी को इससे बहुत क्रोध आया था और उन्होंने उनकी जो बॉडी है वो लेकर के, और वो बिल्कुल तांडव रूप में आकर के पूरी धरती पे घूम रहे थे, और तब विष्णु जी ने सोचा ऐसे तो पूरी धरती खत्म हो जाएगी, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया था। तो देवी के यानी शक्ति के एक एक अंग कट कट के अलग अलग जगह गिर रहा था ताकि वो बॉडी खत्म हो तो शिव जी का तांडव खत्म हो। ओके, सो शक्ति के जो अलग अलग हिस्से हैं वो 51 टुकड़े, ऐसा कहा जाता है हमारे पुराणों में, 51 टुकड़े अलग अलग जगह गिरे हैं और वहाँ शक्ति पीठ स्थापित किए गए हैं। ठीक है, उन्हीं शक्ति पीठों में से, मतलब टोटल 51 में से 7 जगह संगीत नाटक अकादमी जो है वो शक्ति फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक ऑर्गेनाइज करेगा 7 से 9 से 17 अप्रैल। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 शक्तिपीठ शुरू कहाँ होगा? कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में जो है वहाँ सबसे पहला प्रोग्राम होगा। आखिरी वाला कहाँ होगा? शक्तिपीठ माँ हर सिद्धि टेम्पल जो कि उज्जैन के अंदर है। तो यहाँ जैसे कामाख्या मंदिर कहाँ है, हर सिद्धि मंदिर कहाँ है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैटेगरी नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलरली सिविल्स वाले बच्चे आपके लिए अच्छी काम की न्यूज़ है। सो अगली न्यूज़ आ रही है स्टेट कैटेगरी से। उत्तराखंड जो है वो एक कमिटी बनाएगा, ठीक है, रादर 2 एक्सपर्ट कमिटीज़ बना रहा है ताकि इवैल्यूएट किया जा सके रिस्क ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो ग्लेशियल लेक्स होती हैं ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से बनती हैं। आपको पता है जो बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स तो पता होंगे, तो वो मूव करते हैं बहुत स्लोली, लेकिन वो मूव करते हैं ग्रेविटी की वजह से। और जब वो एक जगह से मूव करते हैं तो इरोजन करते हैं और वो जगह गड्ढा बन जाता है, राइट। और धीरे धीरे वो जब पिघलते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, जैसे कि ये आपको सीन दिख रहा है, ये है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक फ्रेजाइल इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कारण से ये लेक ओवरफ्लो हो, बहुत ऊंचाइयों पे होते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स भी ऊंचाइयों पे होते हैं, ठंडी जगहों पे, अगर ये ओवरफ्लो होंगी लेक्स तो नीचे बहुत तेज़ी से पानी आएगा और फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी। सो उत्तराखंड ने अभी 2 एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाई हैं ताकि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रिस्क को इवैल्यूएट किया जा सके कि आउटफ्लो हो तो नहीं सकता, फ्लड की सिचुएशन तो नहीं बन सकती, बन नहीं होगी तो पहले से कदम उठाए जा सके, ठीक है। सो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इंडिया की, वो ऑलरेडी उन्होंने 188 हिमालयन ग्लेशियल लेक्स को लिस्ट कर रखा है कि भाई ये हिमालयन रीजन की ग्लेशियल लेक्स है और ये खतरे में आ सकती हैं अगर सिचुएशन बनती है। दे आर एट ऑन द डेंजर ऑफ ओवरफ्लोइंग। ग्लेशियर लेक क्यों ओवरफ्लो होगी? अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो हो सकती है, ठीक है। वाटर इनपुट अगर इनके अंदर ज़्यादा आएगा ग्लेशियर पिघलने से, ठीक है। सो इनमें से इन 188 हिमालयन ग्लेशियर लेक में से 13 जो हैं वो उत्तराखंड के अंदर है, और उनमें से भी 5, इन 13 में से भी 5 जो है वो कैटेगरी ए, वेरी सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। जैसे कि वसुंधरा ताल चामोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये वो 13 लेक्स है। सबका नाम नहीं है लेकिन कुछ कुछ का है। जैसे वसुंधरा ताल है चामोली में, धौली गंगा के रिवर बेसिन पे बनती है, धौली गंगा नदी है ना, उस एरिया पे बनती है। माबन है, प्युंगरू है। तो ये कुछ लेक्स हैं, 5 लेक इन टोटल, जिनमें से 1 चामोली में है और 4 पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये बहुत सेंसिटिव हैं और फ्लडिंग या ओवरफ्लोइंग यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई कि उत्तराखंड ने ये कमेटी बनाई है और वो स्टडी कर रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्लेशियर लेक्स, ऑल्दो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, इससे पहले मज़े की बात हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एक को छोड़ के सब में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें ग्लेशियर्स ही नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ग्लेशियर नहीं है, ओके। ग्लेशियर लेक बॉडी ऑफ वाटर है जो कि ग्लेशियल एक्टिविटी से बनती है। ग्लेशियर जब मूव करते हैं, लैंड को इरोड करते हैं, गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे पानी भर जाता है, ठीक है। अगर कभी इनकी बाउंड्री ब्रेक होती है या बहुत सारा पानी इकट्ठे आता है तो उनकी वजह से ये पानी नीचे डाउनस्ट्रीम में जाएगा, फ्लडिंग कॉज करेगा, और इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। रीज़न भी मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि ग्लेशियल काविंग हो रही है, यानी ग्लेशियर्स जो हैं वो कट रहे हैं, धीरे धीरे पानी उनका मिक्स होकर के आ रहा है। आइस चंग एकदम से टूट गया ग्लेशियर का और वो लेक में आके गिर गया तो भी पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, ओके। अवलांचेस आ गए, लैंडस्लाइड आ गई, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। अब एक शॉर्ट न्यूज़ लेते हैं, और न्यूज़ क्या है? इंडियन अमेरिकन गोल्फर हैं अक्षय भाटिया। क्या नाम है जी इनका? अक्षय भाटिया, AB अक्षय भाटिया, और इन्होंने जीता है वेलेरो टेक्सास ओपन। वेलेरो टेक्सास ओपन
कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? इनके हाथ में क्या है? ये गोल्फ स्टिक है, गोल्फ से जुड़ा हुआ है। वैलेरो टेक्सास ओपन गोल्फ का टूर्नामेंट है और उसको जीतने वाले इंडियन अमेरिकन गोल्फर अक्षय भाटिया बन गए हैं। अगली जो न्यूज़ आ रही है ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। सो अगली न्यूज़ है दैट इंडिया रिसीव्स फ्रेश बैच ऑफ IGLAS एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया टू बी डिप्लॉयड एट LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो रशिया से हमने 24 IGLAS मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल, हम हाथ में लेके भी इनको चला सकते हैं, गाड़ियों पे भी चला सकते हैं, यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। सो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, 24 लिए हैं इग्ला एस IGLA। और जो रिमेनिंग है अब वो रशिया हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे देगा कि अब आप इंडिया में खुद बना सकते हो, हम टेक्नोलॉजी आपके साथ में शेयर कर देते हैं। ये जो प्रोक्योरमेंट है ये आर्मी का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर देगा। देखो ये पाकिस्तान से बेसिकली मुठभेड़ के लिए खुद को रेडी करने के लिए यूज़ लिए जाएंगे और वो शॉर्ट रेंज के हिसाब से है। सो हमारा जो शॉर्ट रेंज वाली कैपेबिलिटीज़ हैं वो और एनहांस होंगी। इग्ला एस या IGLAS मैनपैड है, ये हमने देख लिया, रशिया से हमने परचेज़ किया है। वेस्ट साइड में इसको SA-24 ग्रिंच के नाम से जाना जाता है और रशियन आर्मी इसको 2004 से ही इस्तेमाल कर रही है। अगर ऊपर एयरक्राफ्ट्स वगैरह उड़ रहे हैं तो उनको मारा जा सकता है, वॉरफेयर में बहुत काम में आने वाली चीज़ें। उसके अलावा क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सब को भी ध्वस्त ये कर सकता है। 6 किलोमीटर तक की इसकी इफेक्टिव रेंज है, ठीक है। और हाई ऑल्टीट्यूड मैक्सिमम कितने पे वर्क करेगा ये? 3.5 किलोमीटर इसका हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लिमिट है। बाकी ये पोस्टर दे रखा है, सो वंस जस्ट गो थ्रू द पोस्टर ऑल्सो। एक बार थोड़ी इन्फो पोस्टर की भी पढ़ लेनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है, और अच्छे से पकड़ करनी है इस न्यूज़ पे। इंडिया सेकेंड ग्लोबल पोर्ट इन सितवे म्यांमार। म्यांमार का सितवे पोर्ट जो है उस पे अब इंडिया का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल है, यानी वो पोर्ट कौन ऑपरेट करेगा? भारत ऑपरेट करेगा। इससे पहले एक और ग्लोबल पोर्ट है जिसमें इंडिया का ऑपरेशनल राइट है और वो कौन सा है? दैट इज चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, जिसको हम शहीद बेहेस्ती पोर्ट, उसका जो पार्ट है, तो शहीद बेहेस्ती पोर्ट चाबहार ऑफ ईरान, यहाँ पे भी हमारा ऑपरेशनल राइट है लेकिन लिमिटेड राइट है। लेकिन इस केस में सितवे म्यांमार के पोर्ट पे कंप्लीट ऑपरेशनल राइट किसको मिल गया है? इंडिया को मिल गया है। अब इस न्यूज़ को समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को। ये कंपनी है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इज अ कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज और 100% गवर्नमेंट के अंडर में ये आती है, ठीक है। सो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड सब्सिडरी है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के अंडर में आती है, तो सरकार की कंपनी है। तो इनका प्रपोजल था कि भाई हम पूरे के पूरे ऑपरेशन सितवे पोर्ट के अपने अंडर में ले लें क्या, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला ठीक है जी, गो अहेड, ले लीजिए। और फिर म्यांमार से बात हुई है, म्यांमार ने दे दिए हैं। ये जो सितवे पोर्ट है ये कालादान रिवर के ऊपर बना हुआ है, अभी मैं मैप पे दिखाऊंगी सारी चीज़ें, और म्यांमार के रखीन प्रोविंस में ये आता है। सो म्यांमार का रखीन प्रोविंस में कालादान रिवर पे है ये सितवे पोर्ट। ये चारों बात समझ में आ गई। इस पोर्ट का ऑपरेशनल कंट्रोल किसके हाथ में आया है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के हाथ में आया, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है जी। नाउ इससे पहले चलो अब पहले मैप देखो। ये पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया को अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है, जैसे मिजोरम में पर्टिकुलरली या त्रिपुरा में जाना है, तो अभी हमारे पास वो चिकन नेक वाला कॉरिडोर ही था कि हम नॉर्थ ईस्ट सिक्किम साइड से होते हुए जाएंगे, राइट। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में चिकन नेक कॉरिडोर आप जानते हैं, बहुत थोड़ा सा ही एरिया है और वो भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया ही है, और कभी अगर एंट्री बंद हो गई तो हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा बाकी इंडिया से कट जाएगा। तो अगर हम कोलकाता साइड से म्यांमार में एंट्री लेना चाहते हैं, सो ये सितवे पोर्ट हमारे लिए बहुत क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम, ये पूरी रिवर है कालादान रिवर, यहाँ तक पहुँच के और फिर हाईवे के थ्रू मिजोरम में एंट्री ले सकते हैं। और ये वाला पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ये म्यांमार के अंडर में आता है। सो म्यांमार से हमने अपने इंटरनेशनल रिलेशन के चलते
ये जो डेवलपमेंट है सितवे पोर्ट का, ये हमने ही फंडिंग की है और इसीलिए इनके एरिया में तो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ रोजगार मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये म्यांमार की भलाई है, मतलब उसके लिए अच्छा है, हमने फंडिंग दे ही दी है तो उसको रास्ता देने में कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है सितवे पोर्ट। ओके, ये म्यांमार आपको दिख रहा है, ये सितवे पोर्ट है, ये आपको कालादान रिवर दिख रही है जो पलेटवा तक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से पहुंचा देगी इंडियन सामान को। उसके बाद ये हाईवे से और फर्दर मिजोरम के अंदर एंटर कर जाएगा। सो बेसिकली सितवे पोर्ट का काम क्या है, नॉर्थ ईस्ट को रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया से लॉजिस्टिकली कम लागत के अंदर और अच्छी तरीके से कनेक्ट करना, ताकि हम हमारा जो भी कार्गो है, सामान है, अच्छे से भेज सकें मिजोरम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, और वो एक और हमारे पास रेडी रूट रहे टू गेट कनेक्टेड। फाइन। सो अब इसके अलावा देखिए चाबहार पोर्ट की हम बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट भी समझ लो। ये चाबहार पोर्ट है ईरान का। सो अगर हमें मिडिल ईस्ट के साथ में कोई भी ट्रेड करनी है, मान लीजिए अफगानिस्तान की कोई ट्रेड करनी है, तो पहले हमें ग्वादार पोर्ट पे डिपेंड करना पड़ता था, जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है और चाइनीज़ हेल्प से इसको डेवलप किया गया है। तो पाकिस्तान के बहुत नाटक होते थे, हम नहीं जाने देंगे आपके ट्रक्स को एंड दिस एंड दैट। तो फिर हमने क्या किया कि चाबहार पोर्ट है, इसके ऊपर हमने थोड़े से एरियाज़ पे ऑपरेशनल राइट्स लिए और अब हम ईजिली अपना कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट के साथ, अफगानिस्तान के साथ बना सकते हैं। तो चाबहार पोर्ट पहला था जो ग्लोबल पोर्ट था, और दूसरा अब जो आ गया है इंटरनेशनल पोर्ट, सॉरी, और दूसरा जो आ गया है वो सितवे पोर्ट आ गया। लेकिन चाबहार पोर्ट में लाइक आई वाज टेलिंग यू सिर्फ 2 टर्मिनल्स थे जहाँ पे हमने फुल कंट्रोल लिया, जिस पे हमने कंट्रोल लिया था, लेकिन सितवे के केस में पूरे पोर्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल है। चलिए, रिसेंटली अप्रूव डील जो हुई है कि सितवे पोर्ट इंडिया कब तक यूज़ करेगा, तो लॉन्ग टर्म लीज पे हमको मिला है, लेकिन हर 3 साल के अंदर ये रिन्यू किया जाएगा। और ये जो कंपनी है IPGL, ये इस पोर्ट को फर्दर डेवलप भी करेगी, पैसे भी लगाएगी। सितवे पोर्ट एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है। देखिए, मल्टी मोडल का मतलब अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, उसी के तहत सितवे पोर्ट को डेवलप किया गया है। क्योंकि पोर्ट तक हम पहुंचेंगे, फिर हम इन जो वाटर नेविगेशन है वो करेंगे, फिर हाईवेज के साथ जाएंगे, तो मल्टी मोडल ट्रांजिट हो गया। सो इसका हिस्सा है जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये सितवे पोर्ट म्यांमार को मिजोरम इन इंडिया से कनेक्ट करने के लिए है, एंड फर्दर कोलकाता इन इंडिया को मिजोरम से वाया बे ऑफ बंगाल एंड म्यांमार कनेक्ट करने के लिए है। सो एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी देगा हल्दिया कोलकाता से मिजोरम तक पहुंचने के लिए, और बाकी सारे पोर्ट्स भी मिजोरम तक पहुंच सकें। ओके, और क्या है, अच्छा, चाइना भी ना बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंशन करना चाह रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर और अलग अलग पोर्ट्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में सितवे पोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सोनोवाल जी, इन्होंने सितवे पोर्ट को 9 मई 2023 में इनॉग्रेट कर दिया था, और अब इसका पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के पास में आ गया है। न्यूज़ समझ में आ गई पूरी की पूरी। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, TSAT-1A, नाम याद रखिएगा। TSAT-1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी अर्थ को ऑब्जर्व करके पिक्चर वगैरह लेती है, हाई रेजोल्यूशन के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च और डिप्लॉय कर दी गई है, और भारत की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बन गई है ये, विथ हाई रेजोल्यूशन कैपेबिलिटीज। TSAT-1A किसने लॉन्च की है, मतलब बनाई है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि टाटा सन्स की होलली ओन सब्सिडरी है, उसने लॉन्च की है। ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर में बनी हुई सब मीटर रेजोल्यूशन यानी 1 मीटर के दायरे तक के रेजोल्यूशंस बहुत अच्छे से ये दे देगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ की पिक्चर्स क्लिक करेगी। किसके कोलैबोरेशन के साथ ये टाटा ने बनाई है? सैटेलॉजिक कंपनी है USA की, सैटेलॉजिक। पोस्टर पे आपने ध्यान दिया, ये देखो, ये सैटेलॉजिक लिखा हुआ है, राइट। तो सैटेलॉजिक और टाटा एडवांस सिस्टम्स TASL इनने मिलकर के बनाई है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस देगी, सब मीटर रेजोल्यूशन का मैंने आपको मतलब समझा दिया। लॉन्च कहाँ से की गई है? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च की गई है। US की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके बनाई थी ना, वहीं से लॉन्च कर दी है। और SpaceX का फैल्कन 9 रॉकेट है जो इसको लेकर के गया ऊपर, लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको लगाया जाएगा, ठीक है। सो SpaceX का फैल्कन 9 रॉकेट है।
TASL और सैटेलॉजिक कंपनी ने मिलकर बनाई है, और इसको असेंबल जो किया गया है सैटेलाइट को, वो इंडिया में ही कर्नाटका में किया गया है। TASL की जो फैसिलिटी है वहाँ पे लॉन्च इसको फ्लोरिडा से किया गया है। ठीक है, इसका जो डेटा आएगा, जो पिक्चर्स आएंगी, वो हमारे गवर्नमेंट और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बहुत काम आने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है, बिकॉज बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगी 1 मीटर के दायरे तक की। गॉट इट जी। चलिए, लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ है और उसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे आज के और प्रीवियस डेज के। ब्रिटिश नेशनल है रस कुक, ब्रिटेन के। अच्छा, न्यूज़ में ना कई जगह आपको ब्रिटेन देखने को मिलेगा। ब्रिटेन कौन होते हैं? वो लोग जो ब्रिटेन को बिलोंग करते हैं। ओके, सो ब्रिटिश नेशनल रस कुक बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू रन द एंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका जी की ये जो पूरी लेंथ है ना, इस तक दौड़ने वाले, ये देखो यहाँ शुरू होकर के और ये पूरी लेंथ दौड़ करके यहाँ इन्होंने अपनी जो मैराथन है वो ख़त्म की है, और पहले व्यक्ति बन गए हैं जो पूरे अफ्रीका की लेंथ तक दौड़े हैं। रस कुक, रस कुक, कुक हो गए होंगे ये तो इतना भागते भागते गर्मी में, ऐसे याद कुछ कर सकते हो। ओके, अब हम रिवीजन क्वेश्चन पे बढ़ें उससे पहले बहुत दिनों से मैंने बताया नहीं है, तो काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है कि एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जो बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है, सीपीओ होने ही वाला है, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, परचम के इंस्टा पेजेस वगैरह पे सब पे हमने फ्लोट किया था। आई विल सी, मैं वाईटी कम्युनिटी में भी डलवा दूंगी। सो अब एग्ज़ाम्स बिल्कुल चालू होने ही वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपनी जनरल अवेयरनेस पे पकड़ नहीं की है, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक जीके, साइंस और स्टैटिक जीके तो बहुत ही क्रिटिकल होता है जीए पोर्शन में से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपका सब यूट्यूब से तैयार हो जाएगा, कुछ और फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जीए के लिए गो एंड चेकआउट परचम ऐप, आपको ये पूरा एक ब्यूटीफुल सा कोर्स मिल जाएगा। रिसेंटली आप ही के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आपका टाइम सेव हो, अपने कन्वीनियंस पे देख सको। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउनलोडेबल पीडीएफ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो लाइव सेशन लिया जाएगा, अदरवाइज इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर दी जाएगी। डिटेल पीवाईक्यू डिस्कशन आपके सब्जेक्ट में हो रहे हैं, मॉक पेपर्स भी अब आपको दिए जाएंगे। सो ये बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन कोर्स है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप अलग से भी ले सकते हो, जैसे स्टैटिक जीके है, और अब स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर शुरू होने ही वाला है। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है कर लीजिए। सो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पढ़ लीजिएगा, सिलेबस दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, मतलब वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट क्वेरी कंसर्न है तो पूछ लीजिएगा, सेटिस्फाइड हो तो खरीद लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कोर्स, रेस्ट ऑफ कोर्स यू हैव टू डिसाइड। और साथ ही साथ आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसएससी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है जनरल अवेयरनेस की। वहाँ आप पढ़ो और यहाँ आप पूरे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। 5500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, ये भी परचम ऐप पे है। अभी बहुत अच्छा टाइम है बाय करने का, बिकॉज डिस्काउंट चल रहे हैं, फेस्टिव टाइम चल रहा है ना, सो लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन। सो अगर कुछ भी बाय करना है आज और कल तक ये डिस्काउंट्स चलेंगे, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। चलिए रिवीजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री हैज ग्रांटेड इंडिया द राइट्स टू ऑपरेट द सितवे पोर्ट। सितवे बंदरगाह जो है उसको ऑपरेट करने के राइट्स भारत को कौन से देश ने दिए हैं, यानी सितवे पोर्ट कौन से देश में है? आंसर क्या होगा? म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश। ऑलराइट। हु वन वेलेरो टेक्सास ओपन 2024? वेलेरो टेक्सास ओपन गोल्फ से रिलेटेड टूर्नामेंट है। किसने जीता? इंडियन अमेरिकन अक्षय भाटिया, एबी। Which state government has constituted 2 teams of experts? टीम है, कमेटी नहीं है, टीम है ना, टू इवेल्युएट रिस्क पोस्ट बाय ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, GLOFS, ग्लॉफ्स जिनको हम बोलते हैं, उनके रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए कोई एक स्टेट है जिसने टीम्स बनाई हैं। सो वो कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है, बिल्कुल सही। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप याद रहे, इसके लिए मैंने डाल दिया, और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा था इनका, लव कुमार जी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल आप बताओगे मुझे। प्रीवियस डेज के प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। टू विच हिस्टोरिकल पीरियड डू द कॉइन्स अनअर्थड एट फणिगिरी बुद्धिस्ट साइट बिलोंग? फणिगिरी बुद्धिस्ट साइट से थोड़े दिनों पहले एक घड़ा मिला है जिसके अंदर बहुत सारे लेड कॉइन्स हैं, और वो कौन से समय के हैं? इक्ष्वाकु पीरियड के हैं। फणिगिरी बुद्धिस्ट साइट इज वेयर? कहाँ है ये, कौन से स्टेट में है? बताइए जल्दी से। विच इंडियन स्टेट इज रिनोन्ड
फॉर क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ सितार एंड तानपुराज रिसेंटली अवॉर्डेड जीआई टैग। हाल ही में जीआई टैग मिला है सितार और तानपुरा के लिए किसी एक जगह को, ठीक है। और बताइए कौन सा स्टेट है वो? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में भी एक पर्टिकुलर जगह है जहां ये सितार और तानपुरे बनाए जाते हैं। व्हाट इज दैट? आप ही लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगी, मेरी तरफ मत देखो, मैम अभी लिखोगे। जल्दी से बताइए महाराष्ट्र में वो कौन सी जगह है पर्टिकुलरली जहां के सितार और तानपुरों को जीआई टैग मिला है। देन बता दूं? नहीं आप बताओ। अच्छा मैं बता ही देती हूँ क्योंकि मैंने प्रोनाउंसिएशन पिछली बार गलत किया था ना इसका। मिरज, मैंने इसको मिराज पढ़ा था, फिर कई सारे बच्चों ने मुझे इनपुट दिया मिरज। सो महाराष्ट्र के मिरज के अंदर ये सितार और तानपुरे जीआई टैग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज अ जूरी मेंबर एट समर ओलंपिक्स इन पेरिस। पेरिस में समर ओलंपिक्स जो होने वाले हैं जुलाई अगस्त के अंदर, उनमें भारत से पहली व्यक्ति कौन बनने जा रहे हैं जो कि ज्यूरी के तौर पे इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी? क्या आंसर है? बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। शी इज अ कैनोइस्ट। Which Indian naval ship was awarded on the spot unit citation for successful conduct of anti-piracy operations off the coast of Somalia? सोमालिया के पानियों में बहुत सारे पायरेट्स हैं और उनके अगेंस्ट एक ऑपरेशन किया गया सक्सेसफुल उन पायरेट्स से लोगों को और सामान को छुड़ा के लाने का, और उसकी वजह से एक इंडियन नेवल शिप है जिसको ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन मिला। कौन सी शिप है? INS शारदा। एंड देन हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन to win Monte Carlo Masters single main draw? टेनिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हाल ही में मॉन्टे कार्लो मास्टर्स सिंगल, ये ATP 1000 मास्टर्स इवेंट है, ठीक है। यानी कि अगर ये कोई जीतता है तो 1000 पॉइंट्स उनकी रैंकिंग में ऐड होते हैं। और उसमें पहले भारतीय इस मेन ड्रॉ को जीतने वाले कौन बन गए हैं? सुमित नागल बन गए हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ढंग से पढ़ो। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद टाटा एडवांस सिस्टम्स टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट TSAT-1A? TSAT-1A टाटा एडवांस सिस्टम के साथ और किस कंपनी ने मिलकर बनाई है? सिंपल कर दिया मैंने क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, पूछे जाने का तरीका अलग होता है। सो ये था आज का पूरा सेशन, खत्म हो चुका है। होप समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक थॉट बड़ा दिख रहा है, मैं बहुत ब्रीफ में समझाऊंगी। चलिए, सो आवर माइंड इज वायर्ड टू फोकस ऑन नेगेटिव थॉट। बहुत नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, अरे आज हमारा ये काम नहीं हुआ, अरे आज हमने ये गलत कर दिया, उससे गलत तरह से बात कर ली, अरे हमारे अंदर ये कमी है, वो कमी है। सो हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों को, वो दूसरों की हो या खुद की हो, बहुत जल्दी पिक कर लेता है, राइट। जैसे मैं पूरे दिन में जो भी काम करती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे ना सेटिस्फैक्शन ला पाना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी ये लगता है ये रह गया, वो रह गया, कायरा को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, है ना, आज तो 2 ही मील्स बनाए हैं, और ये भी रिकॉर्ड करना था, वो रह गया, इन लोगों से कोऑर्डिनेट करना था, ये रह गया, अरे आज तो एक्सरसाइज ही नहीं की। सो जो जो रह गया, जो जो नहीं हुआ, व्हाट ऑल आर मिसिंग, वो थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं। ब्रिंग योर अटेंशन टू योर पॉजिटिव्स एंड स्मॉल विंस। लेकिन बहुत ज़रूरी है खुद को बीट डाउन नहीं करना, क्योंकि यही नेगेटिव थॉट, क्या हमने थोड़े दिनों पहले देखा था, वही थॉट्स बढ़ेंगे जिनको आप फीड करोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डू नॉट बीट योर सेल्फ डाउन फॉर एवरी क्या बोलेंगे उसको, लॉस भी नहीं बोलेंगे, फॉर एवरी अनअचीव्ड थिंग, है ना। अगर कुछ गलत हो गया है, कुछ अनअचीव्ड रह गया है, तो उसको लेकर के बहुत ड्वेल मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट मतलब ऐसे नहीं कि चलो हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। सो सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस इन द सेंस आपने जो जो पूरे दिन में अच्छा किया है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जर्नल करना। ऐसा नहीं बैठ करके वो पूरी बड़ी बड़े पोथे पन्ने लिख रहे हैं, नो 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 नो, लेकिन सिंपली जस्ट राइट डाउन भी नहीं तो जब सोने जा रहे होते हो बैठ करके सिर्फ सोचा करो आज क्या क्या अच्छा हुआ पूरे दिन में। मैं कॉन्शियसली कभी करती हूँ तो बहुत अच्छे से नींद आ जाती है, और कई बार हम भूल जाते हैं एक्सरसाइज करना, पर मैं भी कोशिश करूँगी, आप भी कीजिएगा, कि जब पूरा दिन आपका निकल जाता है, एक बार तो सुबह ऑफकोर्स सोचा करो आज क्या क्या करना है, और शाम को या रात को जब आप वाइंड अप करते हो अपनी पढ़ाई का या वर्क का शेड्यूल, तब बैठ करके सोचा करो आज अच्छा क्या क्या हुआ। बुरा क्या क्या हुआ तो हम अपने आप ही सोच लेंगे, कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा क्या क्या हुआ, आज क्या किया, राइट, इसको ये कंट्रीब्यूट कर दिया, ये आज इम्प्रूवमेंट कर लिया, ये खुद के लिए कर लिया, ये दूसरों के लिए कर लिया, ये वर्क के लिए कर लिया, लिस्ट डाउन किया करो कब अच्छा फील हुआ, राइट। उससे क्या होगा, यू विल क्रिएट अ विनर इफेक्ट इन योर माइंड। छोटी छोटी विंस पे जब आप फोकस करते हो ना, दिमाग उसी तरह से ट्यून होता है, अच्छा विनर इफेक्ट बनता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव्स पिक करने की बजाय पॉजिटिव पिक करना शुरू कर देगा।
आज ये अच्छा हुआ, वेरी गुड। और जब वेरी गुड होता है तो अंदर से एक थपथपाहट आती है पीछे, और उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। ये क्यों करना है? क्योंकि ना एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। व्हेन यू डू वन विन, आप दूसरी विन की तरफ और मोटिवेट होते हो, दूसरी विन आती है, आप तीसरी विन के लिए और मोटिवेट होते हो, राइट। ऐसा करने से बहुत फायदे, लाभ आपको मिलेंगे। तो कुछ एक चीज़ें हैं कि सुबह उठ करके आपने बेड वगैरह बना करके रख दिया, वेरी गुड, शाबाश। सुबह जल्दी उठ गए, वेरी गुड, शाबाश। आज थोड़ा वॉक कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। हेल्दी ब्रेकफास्ट खा लिया, ठीक है। तो ऐसे कर करके पॉजिटिव्स पे फोकस किया करो। ये है आज का थॉट। कल मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।